बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां मुल्क का कोई इदारा, कोई शख्सियत इल्जाम तराशी से महफूज नहीं है। जिन शख्सियात और साजिशी नजरियात का जिक्र चुपके चुपके हुआ करता था, दबे दबे हुआ करता था, बंद कमरों में होता था, अब वो खुलेआम और बबांगे दोहल किया जा रहा है। टीवी पर मुबाहिसों में खुलकर नाम लिए जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के इदारे पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। कल तहरीक इंसाफ के रिजीम चेंज सेमिनार में फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया कि इलेक्शन कमीशन के अरकान स्पीकर रूलिंग केस की समाअत से कबल बंद कमरे में मौजूद कैसे थे। कल शाम को फवाद चौधरी ने एक टीवी प्रोग्राम में मजीद खुलकर बात की। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया कभी न्यूट्रल नहीं होती, ये कहना था फवाद चौधरी का। या वो हुकूमत के साथ होते हैं या फिर ऑपोजिशन के साथ होते हैं। हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ कई हफ्तों से गैर मुल्की साजिश को मुल्की इदारों से ताने बाने जोड़ने की कोशिश कर रही है और कल इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर घर में डाका पड़ जाए तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है। लेट्स वॉच हिम। पहली चीज तो उसने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाएगा। मैं आज आप सबके सामने एक चीज वाज़ेह करना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। मेरे ज़हन में तो यह था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। लेकिन जब लीडर ये शबाज शरीफ बन जाए और ये सारे चोर ऊपर बढ़ जाए, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोरों को बैठाए, फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से, घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? शिबली फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, क्या बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई है इस नई गवर्नमेंट के जमाने में कि हर बात खुलकर हो रही है? अब आप लोग खुल के इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। देखें जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो हमने यही देखा है कि आपके जितने कॉलीग्स, चाहे वो इमरान रियाज खान हो, समी इब्राहिम हो, अरशद शरीफ हो और कई और ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको के गैग किया जा रहा है, उनको न सिर्फ ये बल्कि हरास भी किया जा रहा है। जिस तरह हुसैन को कहा गया कि वो सहाफ़ी नहीं है, हामिद मीर ऑफ एयर हो गए। देखिए वो भी बड़े लोग थे। नहीं तो देखिए, बात ये है कि अब वक्त ये आ गया है कि जो दावेदार बनते थे, यानी ये पीपल्स पार्टी और नून और ये सारी चीज़ें करते थे, बल्कि आपके ज़माने में मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप बताएं कि कभी किसी चैनल को फ़ोन किया, पैमरा को फ़ोन किया, किसी और चैनल को कि इसको लाएं ना बुलाएं? जिस तरह आप देख रहे हैं कि आजकल आपकी मीडिया में हमें तो कवर नहीं किया जा रहा। चैनल को फोन नहीं होते थे वैसे? जी नहीं होते थे फोन? नहीं, मैं देखे मुझे आप नहीं करते नहीं थे? मैं नहीं करता था, मैं वाज द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कोई किसी और ने आपको किया हो नहीं किया हो, लेकिन मुझे कभी एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कभी आप नहीं करते थे। ये मैं सेकंड कर रही हूं, आप नहीं करते थे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन कॉल्स आती थी। देखिए बात ये है कि जो इस वक्त जो आप कह रहे हैं ना कि ये क्या आज़ादी हो गई है इस दौर में, नहीं, इस दौर में जो है ना, अभी मैं तो ये समझता हूँ कि हर बंदा जर्नलिस्ट बन गया है। जो सड़क पे जा रहा है वो भी जर्नलिस्ट है, क्योंकि उसके पास फोन है। और आजकल जो सोशल मीडिया है, जिस तरह की उन्होंने एक इनकलाब आ गया है। एक लोग जो है तो अब बातें करते हैं, अब जो है तो कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जो कि कोई ना कर सकता हो, बिकॉज मीडियम है आपके पास जिसमें कि आप अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। सो इन हालात में हमने यही देखा है कि जो सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन है उसने लोगों को न सिर्फ आज़ाद कर दिया है, बल्कि उसने लोगों को एक आवाज़ भी दे दी है, जिससे कि गलत ये सही, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें कि वो मोहताज नहीं है कि वो आके किसी एक पर्टिकुलर चैनल पे आके बैठ के और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए ये तो अब एक इनएविटेबल सिचुएशन हो गई है जिसमें कि लोग बातें इसलिए अब खुल के बात हो रही है कि आप समझते हैं कि इदारा न्यूट्रल नहीं था। देखें, इदारे का जहां तक न्यूट्रल होना है, एक तो ये है कि वो सबको, जिस तरह के सब पाकिस्तानी हैं बशमूल आपके, आप अगर एक सड़क पे भी जाके किसी भी जगह पे इंटरव्यू करें तो उससे यही लगता है कि देखिए, हमने अपने दौर में हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े करीब से काम किया। मतलब है कि बिकॉज एक मुल्क है तो उसमें इदारे एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तभी तो स्टेट चलती है। कोई ये तो नहीं होता कि कोई एक खास इदारा या हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी और इदारे, अदालतें, ये अपनी आइसोलेशन में तो काम करती नहीं है। ज़ाहिर है मुल्क तो ऐसे चलते नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क की जो हिस्ट्री रही है उसमें तो यही रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसमें पॉलिटिकल प्रोसेस में वो रही है, इन्वॉल्व रही है,
पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है, तो ये तो कोई नई बात है ही नहीं, ये तो आप 70s अभी भी किया है, वही हुआ है। नहीं, आई थिंक दिस इज व्हाट इज प्रिवेलिंग, ये एक हकीकत है। मतलब है कि जो इधर बैठ के या कहीं भी बैठ के कोई कहे कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो हुआ है। गलत है। You're agreeing with Fawad Chaudhry and Imran Khan? नो, डेफिनेटली You are. Okay, ठीक है, आपने क्लियर कर दिया। लतीफ खोसा साहब, ये अब खुल के बात हो रही है। कुछ ऐसे तक हमने सुना कि इंटरनेशनल साजिश है, वो साइफर था, साइफर हमने खुद देखा, लेकिन अब ये जो कहा जाता था कि लोकल भी इसके अंदर कुछ अवामिल हैं, क्या ये जो पीटीआई अब ये बात कह रही है, इसमें वो चाह रहे हैं कि इदारा ना रहे न्यूट्रल, या ये भी बात है कि वो शायद न्यूट्रल नहीं है इनके ओपिनियन में? देखें फरिया, जो बात हमने रोज़ अव्वल कही थी और मोहतरम हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुबारकबाद दी और कहा मोहतरम इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होने पर, सेलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मुबारकबाद, और जिस पर डेस्क थम्पिंग इन्होंने की, और जो बाद में एक पॉपुलर बज़ वेव शुरू लफ्ज़ आ गया सिलेक्टेड का, तो आज इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने भी और शिबली फराज साहब भी आज तस्लीम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि सिलेक्ट अब इम्पोर्टेड से रिप्लेस हो गया। चलें, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। माशाल्लाह ये अल्फाज तो भले इंटरजेक्ट करने का तो अगर शिबली साहब ने करना है तो फिर ये तकरीर फरमा लें, फिर उसके बाद मैं अर्ज करूंगा। अगर इनको साहब मैंने एक लफ्ज कहा, आप इतना कहानी ना बनाएं। नहीं, ये ऐसा होता नहीं है, आपके हमारे ताल्लुकात में तो बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल तो बिल्कुल देखें, बात ये है फरिया कि ये बात हम तो कहते चले आ रहे थे, लेकिन खुश आइंद बात थी कि इनके साथ सारे इदारे जो है इनके साथ मुंसलिक थे। अदलिया भी उस वक्त जो है माशाल्लाह इनको तो ज़ुहद व तक़वा के फतवे दे दिए मोहतरम साबका चीफ जस्टिस साहब ने, और दूसरों को जो है निकाल दिया इस बिना पर कि इन्होंने अपने बेटे के एक फर्म के डायरेक्टर के तौर पर या चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो तनख्वाह लेनी थी वो भी नहीं ली है, इसलिए इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया, तो ये जाहिद और अमीन नहीं रहे और उम्र भर के लिए निकाल दिया। वो बहुत अच्छा लगा इनको, इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा तालियां भी बजाई और आज भी उस पर कायम और दायम है। तो ये देखें, इस तरह से नहीं, इनके साथ सारे इदारों ने इतना ज़्यादा इनको तक़वियत दी कि अब अगर उन्होंने न्यूट्रल बनना पसंद किया तो इन्होंने जानवर कहना शुरू कर दिया, और फिर इन्होंने कहा, इस हद तक मिसाल दी कि अगर डाका पड़ जाए तो चौकीदार क्या न्यूट्रल रहेगा। तो ये इन्होंने एक तो उसको जानवर बना दिया अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को, फिर इन्होंने उसको जो है चौकीदार बना दिया। अब पता नहीं इसको कौन कौन से और खिताबात देंगे। बट खोसा साहब, कल जिक्र हुआ खास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी, अभी शिबली साहब ने भी माजी का ही जिक्र किया है। माजी के तनासुर में ऑब्वियसली इट्स अ न्यू फिनोमेना। क्या आप बिल्कुल मुतमईन हैं? आप लोग भी कहते रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिलेक्ट का वर्ड बिलावल भुट्टो ने कहा, फिर वो जबान ज़द आम हो गया, अब न्यूट्रल का वर्ड है। सो यू टोटली बिलीव कि दारा अब न्यूट्रलाइज है या न्यूट्रल है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा न्यूट्रल तो कोई हो नहीं सकता है, पाकिस्तानी है हम, हमारे ऊपर तमाम तर असरात होते हैं। अगर रियासत डूब रही है तो ये नहीं हो सकता कि नीरू की बांसुरी बजाते रहें मुक़्तदर हल्के जो हैं, या सुप्रीम कोर्ट एक खामोश तमाशाई बन के मुल्क की बर्बादी और तबाही को देखती रहे। तो ये तो एक अगर वो अपना फ़राइज़ मनसबी को अदा करते हुए अपना हुकूमत का साथ देते हैं इस बिना पर कि रियासत की ये बेहतरी के लिए है और आइन की बालादस्ती के लिए है, तो मैं इसमें कोई कबाहत नहीं समझता हूँ। बहुत गहरी बात कह गए आप खोसा साहब, यू स्पोकन loudly. Well, this is about People's Party. Well, what I'm telling you exactly is that the court or the agencies cannot stand as silent spectators to the destruction of the country or the constitution. So they have to be proactive in that. लेकिन अगर किसी को फैसले मनपसंद हों तो उसको काबिल कबूल है।
अगर इलेक्शन कमीशन को भले कोई भी तैनात ये खुद करें और उसको कहें, तारीफ़ें करें, और उसके बाद अगर फैसला इनके खिलाफ आए तो ये कहें इलेक्शन कमीशन भी बेईमान है, हम उसको भी नहीं मानते, अदलिया को भी नहीं मानते, अस्करी क़यादत को भी ये धुतकारते रहें, अमेरिका को भी ये धुतकारें और सारे जो है आइसोलेट कर दें पाकिस्तान को। देखिए इस तरह से रियासतें नहीं चला करती हैं। अगर आपने खुदारा जहाँ रियासती मामलात हों वहाँ मिल बैठ कर जब तक ऑपोजिशन और ट्रेजरी आपस में जो कौमी मामलात हैं उस पर यकसू नहीं होगी तो मुल्क और आइन की पेशरफ नहीं हो सकती है। ये इनको समझना चाहिए। हो नहीं सकता, यही बात शबीर फराज साहब ने की, यही बात कल बार बार कही गई कि हो नहीं सकता। एजाज जुल हक साहब ये हमें ज्वाइन करें। एजाज हक साहब, क्योंकि आपके हवाले से तो ये खबरें आई और आपने कहा भी कि आप एक खास पैगाम लेकर पहुंचे, सो इट मीन्स कि पैगाम रसानी हो रही है। इस पैगाम में क्योंकि रिपोर्ट ये हुआ कि क्या साजिश के बयानिए से पीछे हटने के लिए कहा गया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई पैगाम ऐसा नहीं था जिसके चर्चे हो रहे हैं। इमरान खान साहब से मेरी पहले भी मुलाकातें होती रही हैं, अब भी मुलाकातें होती रही हैं, तो ना ये बात हुई है कि साजिश के बयानिए को बंद करें। ये कहीं फेक अकाउंट था किसी का जिसपे ये खबर चली थी कि उनको कहा है कि अमेरिका के बारे में बात ना करें या इस साजिश के बारे में बात ना करें। किसी ने ये बात नहीं की। कोशिश ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त मुल्क की मईशत के हालात हैं, जो मजीद पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं, जो पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर, जो सोशल मीडिया के अंदर अदारों का तहस नहस किया जा रहा है, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो मुक्तदर अदारे हों, तो उस गैप को ब्रिज करने के लिए मैं एक अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। तो उसको फिर ये एक बयानिया बना लिया गया सोशल मीडिया पे कि शायद कोई पैगाम लेकर आऊं। राब्ते हर किसी के होते हैं, दोनों तरफ राब्ते होते हैं। कोशिश हमारी ये है कि जो दूरियां हैं वो गुर्बतों में तब्दील हो जाए और जो मुश्किलात हैं वो आसानी में तब्दील हो जाए और मुल्क के अंदर एक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी आए ताकि इस मईशत को बेहतर करने के लिए हम कुछ कर सके। वरना मुल्क जो है इस वक्त दिवालिये की नहज पर खड़ा हुआ है। तो उस सिलसिले में मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उनको कहा कि मुक्तदर अदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं आप, और मेरा ख्याल है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने भी आगे से कहा कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वफाज पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ और ये हमारी मुल्क की हिफाजत के लिए है और हम एक अच्छी नींद सो सकते हैं जब ये जाग रहे होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे बड़ा मैंने अहम करना है, बट वी गोइंग ऑन अ ब्रेक, वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। हुकूमत का ख्याल है कि इमरान खान अब गैर मुल्की साजिश के बयानिए की नाकामी के बाद इदारों को निशाना बना रहे हैं, कोई नया बयानिया बनाना चाह रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर को जरा सुनिए। अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया? अब अगर तुम ये कह रहे हो कि मैंने न्यूट्रल से कहा था कि मुझे ना हटाया जाए, तो भी ये फिर इससे पहले जो तुम कौम के साथ फ्रॉड करते रहे हो, कौम के साथ ये बात करते रहे हो कि जी वो एक साजिश है, उस साजिश के नतीजे में जो है वो मुझे जो है वो हटाया गया है। अब ये तुम बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ जो है वो, जब वो बात तुम्हारी नहीं चल सकी था कि एक मुख्तलिफ जो है वो बात लेके आ गए हो। शबीर फराज साहब, हाउ डू यू कनेक्ट ये जो दो बातें? देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं इस सवाल का, मैं खोसा साहब बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी अजीम रवायात की पार्टी थी, बड़ी उसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े अजीम लीडर थे, और फिर हमने देखा कि ये पार्टी सुकड़ कर एक सूबे की पार्टी बल्कि एक इलाकाई पार्टी बन गई। उसकी वजह क्या थी कि ये लीडरशिप, अब देखें खोसा साहब बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी इज़ डिफेंडिंग नवाज शरीफ, जिन पे कि इन्होंने एक दूसरे को खूब, एक दूसरे को चोर डाकू सब कुछ कहा, पेट फाड़ेंगे, ये करेंगे, घसीटेंगे, फलाना उन्होंने तो एक जनरल बात नहीं जनरल ना, अब वो डिफेंड कर रहे हैं उसको। और दूसरा उन्होंने जिक्र किया कि जब कोई ऐसी हालात पैदा हो जाएं जिसमें कि मुल्क और कौम की उसमें सलामती का मामला आ जाए तो उसमें फिर इंटरेस्ट है, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो हुआ तो वो ठीक हुआ था। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, बात ये है कि इसको
जिसे कहते हैं ना, मैं आज, मेरे वाले साहब का ये एक शेर है, मैं आज अगर जद पे हूँ खुशगुमा न हो, मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमा न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। शिबली साहब ये 3 साल पहले याद कर लेते जब बाकियों के चिराग बुझ रहे थे। नहीं, किसी के चिराग नहीं बुझ रहे थे। देखें जी, मैं आपको बताऊं, अब आते हैं जरा, ये आपकी जो ओरिजिनल सवाल था, आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में 30 साल से ये दोनों पार्टीज हुकूमत कर रही हैं, हमें हुए 3.5 साल हुए। मुल्क में इदारे किसने तबाह किए? इन दोनों ने मिलके किए। मुल्क में एक जो इकोनॉमिक डिजास्टर किया वो किन्होंने? इन्होंने किया। हम 3.5 साल में आए और जो साजिश का बयानिया है वो बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, हम पूरी तरह से उस पर खड़े हैं और हम यही कह रहे हैं। दो अलग अलग साजिशें हैं या एक ही साजिश है? नहीं, देखें बात क्या होती है, देखें बैरूनी कुव्वतें, उनके कुछ फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक, वो उनको हासिल करने के लिए सब कुछ करते हैं और वो फिर किसी भी जगह पे, जिस तरह इन केस ऑफ पाकिस्तान, वो उसको फिर लोकल पार्टनर्स ढूंढते हैं वो, और वो ने अपोजिशन की सूरत में मिले। और अपोजिशन का पहला काम क्या था? अगर आप खुर्रम दस्तगीर के इंटरव्यू को चलाएं, उसने यही कहा था कि जी हम पे तो जो मुकदमे थे, हम तो सारे डिस्क्वालीफाई होके जेल में चले जाते। 100 जजेस हायर कर रहे थे कि ये केसेस जल्दी निकलें, क्योंकि प्रेजेंटली हमारी बावजूद पूरी कोशिशों के जो करप्शन के केसेस थे वो आगे नहीं वो हुए। तो उसमें हुआ क्या कि आपने देख लिया कि जो ही ये हुकूमत आई, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? पहला काम मतलब है कि एक महीना इन्होंने अनसर्टेनिटी रखी IMF के साथ वगैरह वगैरह। इन्होंने आते साथ ही FIA पे इन्फ्लुएंस हो गए। अब आप मत भूलें कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, उन पे सीरियस केसेस, राइट, और वो FIA कर रही थी। एक सेकंड जी, देखिए इसको, लेट मी फिनिश वेरी क्विकली, कि FIA कर रही थी, उन्होंने उस पर किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कहने पे तो नहीं सुओ मोटो लिया, उन्होंने वो रुकवा दिया। इन्होंने फिर इतनी उजलत के साथ, बगैर किसी बहस हुए, बगैर किसी कमेटी को भेजे हुए, पार्लियामेंट से एक दिन इधर पास होता है नेशनल असेंबली में, दूसरे दिन आता है सेनेट में, बगैर किसी डिस्कशन के पास हो जाता है नैब लॉ और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। राइट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहना भी बेइज्जती है, क्योंकि 2 लॉ थे जिसमें कि इन्होंने एक तो अपने आप को बिल्कुल नैब को खत्म कर दिया कि इनके केसेस ना चलें, और दूसरी तरफ इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए जो हम वो जो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लाने की कोशिश कर रहे थे वो सब उठा दिया। आपने तो पर्सनली उस पर बड़ा काम किया था, आई कैन सी, क्या उस पर उदास होंगे खोसा साहब? जो एंटायरिटी में पाकिस्तान के मामलात हैं, आई थिंक इसलिए अफसोस का इजहार किया शबरी फराज साहब ने कि हम, और मेरी नज़र में तो आपने कहा है कि हमेशा जब भी इंटरफेरेंस हुई है या जब भी कोई मामलात किसी तीसरी कुव्वत के पास गए हैं तो वो बवजह मजबूरी हुआ है। क्या पाकिस्तान की तारीख को देखकर हम ये बात कह सकते हैं कॉन्फिडेंस से? देखें, पहली बात तो ये है, अजीम बाप के अजीम सपूत जो आपको आज उनकी ज़बान, उनके जो है अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे हैं, जो वो दलाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम इमरान खान साहब कहते हैं 1 साल पहले मुझे पता चला था। अरे बाबा, ये जो केबल आई है ये तो अभी रिसेंटली आई है, जो आपके ने भेजी है। 1 साल पहले का तो ये डायलॉग भी नहीं था जो आपने पहले इम्पोर्टेड का फतवा दे दिया था। तो आज इनकी जो ये मुतज़ाद बयानियाँ हैं वो खुल के सामने आ रही हैं, और इसलिए वो जो इम्पोर्टेड वाली बात है, साजिश वाली बात है, वो 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा दफन हो चुकी है। और जिन इदारों ने, जो पाकिस्तान की फ़ख्र है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में जो हमारी ISI है, ये उनका जो है कि कोई साजिश, कहीं ISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा, हर एंगल से खंगाला, हर एंगल से देखा गया है, कोई साजिश का अंसर नहीं है इसमें। तो वो बात तो दफन हो गई, ख़त्म हो गई। बाकी आपने ये कहा है, देखिए बिल्कुल मुल्क के मैं इनकी भी प्लाइट को, इनकी भी जो है मजबूरियों को समझता हूँ। बिल्कुल आई, कोविड आई, इसमें कोई शक नहीं है। एक मेल्टडाउन हुआ, इकोनॉमिक मेल्टडाउन दुनिया सारी में हुआ। एक यूक्रेन की जंग शुरू हुई, वो भी इनका तो उसमें कोई दखल अमल नहीं है, उससे प्राइस स्पिरल हुआ, ऑयल का गया।
लेकिन आईएमएफ को जाते जाते इन्होंने अनफॉर्चुनेटली 9 महीने इनका जो स्टार जो बहुत ही 20 साल से तैयारी कर रहे थे असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने इतनी देरी कर दी। और देरी की वजह समझ आती है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूँगा, क्योंकि जो कौम कर्जा लेती है वो अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर करती है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए मैं शिबली फराज साहब को अब भी दावत देता हूँ, आइए खुदारा बैठें। ये कर्जा लेना कोई फख्र की बात नहीं है, आईएमएफ से ट्रांशी मिल जाना कोई फख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। मैं समझता हूँ हम भीख मांगते हैं चाइना से, ये जो है रोल ओवर मिल रहा है हमें, सऊदी अरब से रोल ओवर मिल रहा है, डेफर पेमेंट पर ले रहे हैं या इधर से सस्ता ले रहे हैं, कोई फख्र की बात नहीं है। शर्म की भी बात है, बट उसकी एक प्राइस भी है। ये बात तो फिर कोई भी फ्री में तो नहीं देता आपको कोई भी चीज। ये तो बात आपकी जगह पर है, लेकिन क्या जरूर देखें, अगर हम मिलकर बैठे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दी है, इतनी वुसअत दी है, इतनी ताकत दी है। हमारी 70% जो है 35 साल से कम उम्र की ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी वाइब्रेंट है, इतनी ताकतवर है, इतनी एनर्जेटिक है। नेशन बिल्डिंग में लगाए हमारा खुदा रहा, हम अगर अपनी पॉलिसीज जो है कौमी तरजीहात को सामने रखते हुए, अपने वसाइल को सामने रखते हुए करें, किसी आईएमएफ के पास जाने की यकीन करें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने इंडिजिनस वसाइल को क्यों नहीं करते, हम हाइडल की तरफ क्यों नहीं जाते। ये जो हमारे पास अल्लाह ने फॉल दिया है, आज तबाहियाँ मच रही हैं कि जी सैलाब फलां जगह आ गया, फलां जगह आ गया, फलां जगह आ गया। हमने 76 के डैम्स जो है तरबेला और मंगला से आगे नहीं बढ़े। हमें चाहिए डैम्स चाहिए, इस पानी को प्रिजर्व करें, डैम्स बनाएं, इससे एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करें, हम जीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम अपनी तरजीहात को जो है वजह करें, सामने रखें, मिलके बैठो, खुदा रहा मिलके बैठो, पाकिस्तान को बिगर एंड ब्राइटर पैस्चर्स की तरफ चले। शिबली फराज साहब, किधर आप लोग किन बहसों में बैठे, वो करें इकट्ठे बैठे, इकट्ठे लेके चले पाकिस्तान को। ये तब होता है जब कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट हो, उसकी एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे तो 3.5 साल गुजरे थे, लेकिन जो खोसा साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उससे कौन इनकार कर सकता है कि 76 के बाद कोई डैम नहीं बनाए, हमने शुरू किए, हमने मोमन बैन शुरू किया, हमने और 2 बड़े डैम शुरू किए। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जबकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी हो, जिसमें कि हुकूमत आधे रास्ते में उसको वो ख़त्म ना हो जाए। यही लोग जो कि आज बातें कर रहे हैं, इनको अब देखें ना, अगर ये अपने आप को डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखते ये, तो ये वो काम करते जो कि इन्होंने हमारे एक पुरअमन मार्च पे 25 मार्च को इन्होंने जो एक ऐसी इनह्यूमेन टेरर अनलीश किया। तो हम कहते हमने तो कभी नहीं रोका था। महंगाई मार्च करने आए थे बिलावल साहब यहाँ पे, हमने किसी को नहीं रोका। यहाँ पे इस्लामाबाद के बट बैठना मुमकिन नहीं है साहब जी। जब आप लोग की गवर्नमेंट थी तो वो कहते थे कि आप लेजिटिमेट नहीं है, अब आप उन्हें कहते हैं लेजिटिमेट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई चांस नहीं। इसका हमारा डिमांड वो तो सारे बैठ गए इकट्ठे। देखिए ना हम डिमांड क्या कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो मुल्क की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, गरीब जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। गरीब क्या, मिडिल क्लास तबाह हो गई है। इवन हमें अभी भी मैंने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है तो जिसे कहते हैं कि वो दिल बैठ गया, लगा आपको? बिल्कुल गश पड़ रहे हैं। अब आप देखें कि वो लोग जो कि 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, इवन 1.5 लाख 2 लाख रुपए भी लेते हैं, उनका क्या हशर हो गया। ठीक है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमने क्या कहा, जब इस तरह के क्राइसिस पैदा हुए, क्या होता है डेमोक्रेटिक कल्चर में कि आप इलेक्शंस कराएं, आप फॉर इलेक्शन का हमारा यही एक डिमांड है। एंड यू थिंक इलेक्शन के बाद ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? ऑफ कोर्स, बिकॉज़ अगर दोबारा स्प्लिट मैंडेट आ गया, फिर एक पार्टी के हमने इलेक्शन, तो फिर आप इलेक्शन को खत्म कर दें, आप जो है तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप ले आएं और मामला खत्म हो जाएगा। Okay, that's a suggestion. That's a serious suggestion. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस इज नो आंसर टू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो फिर व्हाट वुड बी द ऑप्शन? Is it?
एंड वेलकम बैक। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर कहा कि नैब तरमीम और रिमांड की मुद्दत कम होने का फायदा तहरीक इंसाफ को होगा। बार बार PMLN की कुछ लीडर्स ये बात कह रहे हैं और उसमें नाम लिया जाता है चंद शख्सियात का कि उनको अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो PTI को प्रॉब्लम होती, इसलिए क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उनको इसका फायदा है। दूसरी अहम बात तो IMF के हवाले से खबर आई, एक और अहम खबर यह आई कि मुल्क में कबल इस वक्त इलेक्शन की जो बाज़गश्त जारी थी उसके हवाले से आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर कह दिया कि इलेक्शन पहले नहीं होने जा रहे, वो अपनी मुद्दत पर ही होंगे। उन्हें रीइटरेट किया इस बात को। लतीफ खोसा साहब, जो नैब की तरमीम है उसके हवाले से PTI तो कहती है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अनरेस्ट है। क्या आपके ख्याल से इस वक्त जो तरमीम है उसके बाद नैब का तो कोई जवाब नहीं है? देखें, नैब के ये तरमीम जो एक्ट में आई हैं वो ऑलरेडी आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नालिश लेकर चली गई है पिटिशन, और उनकी पिटिशन एतराज़ के साथ वापस भी हो गई है कि आप हो जाएगी, हुई नहीं है तो कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइएगा और उसके खिलाफ अपील करेंगे। बिल्कुल करें, आप हर दफा खबर दे के जाते हैं मुझे, इंटरेस्टिंग। ठीक, बिल्कुल करें, हम वेलकम करते हैं। देखें, वो तरमीम हुई हैं जो इन्होंने 2 ऑर्डिनेंसेस किए थे। एक इन्होंने कहा था कि नैब ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को तबाह करके रख दिया है, वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। सरकारी मुलाजिम आज नैब के खौफ से कोई काम करने को तैयार नहीं है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी नैब से इतनी खाइफ हो गई है, नैब ने इतना उनको परेशान और हरासा किया है कि कोई बिजनेस हमारा जो है वो कैपिटल आउटफ्लो वो बाहर जा रहा है। वो कहता है इज्जत सादात भी गई, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी ये डैमेज कर रही है। 2 उन्होंने तरामीम की ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए, ये तरामीम इन्होंने की, और बेल का भी इन्होंने प्रोविज़न रखा नैब के लॉ में कि ये क्या है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि भाई ये क्या तमाशा है कि आपने एक एक्ट बना दिया, एक ट्रायल कोर्ट बना दी, पैलेट कोर्ट बना दी, लेकिन ज़मानत का उनको अख्तियार नहीं दिया। यानी वो बरी तो कर सकते हैं, ज़मानत ये भी मजाक वाली बात। हमने पहले तो वो तरामीम की। फिर आपने देखा होगा ख्वाजा सलमान रफ़ीक के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इदारा इस्तेमाल हो रहा है, नैब जो है। और बहुत सारी उन्होंने कहा कि ये बारे सबूत क्यों कर मुल्ज़िम पर डाला गया है कि मुल्ज़िम अपनी बेगुनाही साबित करे। दुनिया की किसी ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये नहीं होता और इस्लामी शरअ में भी नहीं है। और फिर वो हमने वो इस्लामी अदालत नज़रियाती काउंसिल को भेजा, जिन्होंने कहा कि जी बिल्कुल दुरुस्त है, ये इस्तगासा ही साबित करे, मुल्ज़िम को बारे सबूत नहीं। फिर इन्होंने 90 दिन रिमांड, बहुत सारी तरमीम खुद इनकी प्रपोज की हुई है। 90 दिन यार रिमांड इन्होंने रखा। 90 दिन में पागल हो जाता है, यकीन करें। बंदे को 90 दिन आप मुकैयद करके तो देखें, उसको तो फिर डरावने ख्वाब आते हैं रात को, और बरी हो जाए तो उसको क्या आप देते हैं। फिर उसमें भी 14 दिन अदालतों ने कहा कि इसको भी सिंक्रोनाइज करें बाकी चीज़ों के साथ। तो बुनियादी तौर पर वो तरमीम ज़्यादा की गई हैं। हाँ, अगर इनका ख्याल है, जो मैंने सुना है कि ये कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक तरमीम की गई हैं, तो वो दूध का दूध, पानी का पानी नतारा हो जाएगा अदालतों में। हम वेलकम करते हैं, जाएं। पर्सन स्पेसिफिक है, पहले ये बता दें। मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ज़ाहिर है कि खोसा साहब एक बड़े ब्रिलियंट लॉयर हैं और कानून से वाबस्ता हैं। इन्होंने जो 2 बातें की हैं, मैं पहले तो क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो होता है आम आदमी, एक होता है पब्लिक ऑफिस होल्डर। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसके लिए मायार टोटली डिफरेंट होता है, और जो उन्होंने इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की मिसाल दी है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। डिस्पाइट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम दैट ही इज़ अ लॉयर, बट ये आप इंग्लैंड वगैरह में देख लें, जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस है, इसी तरह अमेरिका में जो बुनियादी तौर पे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, उनके लिए लॉ यही है कि जो बारे सबूत है वो प्रूफ करना होता है कि मुझे, और हमें कहा गया, इमरान खान को कहा गया कि आप बताओ कि आपने बनी गाला का घर कैसे खरीदा है। ही हैड टू प्रूव कि हाउ ही, हालांकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे उस वक्त। उन्होंने एक एक चीज 30-40 साल का रिकॉर्ड ला के और कोर्ट को दिया कि ये मनी ट्रेल है, इससे मैंने ये खरीदा, इससे ये खरीदा। ठीक है, तो जिसके पास हो, की बात हो रही है ना, ये कोर्ट्स की बात,
ठीक। नहीं, कोर्ट्स ने ही फैसला ठीक, दिया है ना, ठीक। क्योंकि कोर्ट ने मांगा बिकॉज ही हैड टू प्रूव इट। इसी तरह नवाज शरीफ प्रूव नहीं कर सके कि एवन फील्ड कैसे खरीदे हैं। तीसरी बात कि जो इस्लाम का भी इन्होंने जिक्र किया, इस्लामिक नज़रियाती कौंसिल, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे बताएं, जो हमारा नॉलेज है, जो सारे पाकिस्तानी जानते हैं, हजरत उमर जो कि खलीफा वक्त थे, जब उनसे पूछा गया कि आपने ये 2 चादरें, हमें तो एक मिली है, तो आप तो बड़े लंबे हैं, आपको कैसे 2 मिल गई हैं, तो ही हैड टू एक्सप्लेन कि ये मेरे बेटे का, मुझे उसने अपनी दे दी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके लिए मायार और ऊंचा है, बिकॉज उसको उसकी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, लेकिन आपके पास एक तरीका था, पार्लियामेंट में आके आप अपोज करते हैं। पार्लियामेंट में नहीं, हम सेनेट में थे ना, तो ये लाया, 5 मिनट नहीं लगे, ले किया और अप्रूव। हमने कितना एहतजाज किया। अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं था तो उधर कमेटी में भेजते और उधर डिस्कशन होती। क्यों चोर दरवाजे के जरिए इसको पास कर दिया? ये एक एनआरओ था, बिल्कुल 10 सेकंड ये एक एनआरओ था जो कि उन्होंने अपने आप को दिया था। खोसा साहब देखिए, अगर एनआरओ था तो इसका सबसे ज्यादा फायदा, बता दें मुझे, ये सबसे ज्यादा साहब 25D का बता दें। सबसे ज्यादा फायदा इसका है मोहतरम इमरान खान साहब और इनकी पार्टी को होगा। हमें नहीं चाहिए कोई फेवर, गुजर को होगा या फर्स्ट लेडी को।